आज बात करते हैं उस एक पावरफुल आइडिया की जिसने भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। राष्ट्रवाद। आखिर ये शुरू कैसे हुआ? वो कौन सी चिंगारी थी जो धीरे धीरे एक ऐसी आग बन गई जिसने इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती दे डाली? आइए मिलकर समझते हैं। तो आज हम कहाँ से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये जागृति आई कैसे। फिर समझेंगे उन वजहों को जिन्होंने इस आग को और हवा दी। इसके बाद बात होगी एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट की, फिर गांधीवादी दौर की, और देखेंगे कि ये आंदोलन कितना डाइवर्स था। और आखिर में पहुंचेंगे आज़ादी के रास्ते तक। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर 19वीं सदी के भारत में राष्ट्रवाद का मतलब था क्या? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक राष्ट्रीय चेतना का जन्म था। मतलब एक ऐसा एहसास कि अलग-अलग इलाकों में रहने वाले लोग भी एक हैं, उनकी पहचान एक है, उनका मकसद एक है। और ये जो भावना थी ना, ये सीधे सीधे ब्रिटिश राज के रिएक्शन में पैदा हुई थी। अब ये चेतना कोई रातों रात तो पैदा हुई नहीं। इसके पीछे दशकों की शिकायतें थीं, गुस्सा था जिसने इस आग को हवा देने का काम किया। और ये जो असंतोष था, इसके 3 बड़े कारण थे, या कह सकते हैं 3 पिलर्स थे: पॉलिटिकल डोमिनेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और सोशल डिस्क्रिमिनेशन। और सबसे मजेदार बात यह है कि ब्रिटिश नीतियों ने ही जाने अनजाने में इन तीनों ही मोर्चों पर इस आग को और भड़काया। अगर पॉलिटिकल फ्रंट पर देखें तो अंग्रेजों ने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसे सख्त कानून बनाए। मकसद साफ था, किसी भी तरह की आवाज को दबाना। पर हुआ इसका ठीक उल्टा। जितना दबाने की कोशिश की गई, आज़ादी की चाह, सेल्फ रूल की इच्छा उतनी ही मजबूत होती चली गई। फिर आता है इकोनॉमिक एंगल। भारत के रिसोर्सेज का जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन हुआ। यहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज को एक एक करके खत्म कर दिया गया। किसानों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए गए कि उनकी कमर ही टूट गई। लोगों में ये बात घर कर गई थी कि देश का सारा पैसा तो बाहर जा रहा है। और फिर था सोशल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब नस्ल के आधार पर भेदभाव। इस पॉलिसी ने भारतीयों को अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन जैसा महसूस कराया। सोचिए, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे पढ़े लिखे शुरुआती नेशनलिस्ट लीडर्स को भी सिस्टमैटिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। तो ये असंतोष धीरे धीरे सुलग तो रहा ही था, लेकिन फिर आया एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक कैटलिस्ट जिसने इस सुलगती हुई आग को एक राष्ट्रीय ज्वाला में बदल दिया। और वो था पहला विश्व युद्ध। अब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत ने ब्रिटेन का भरपूर साथ दिया, तो उम्मीद थी कि शायद कुछ अच्छा होगा। पर इनाम मिलना तो दूर, अंग्रेजों ने तोहफे में दिया दमनकारी रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना किसी ट्रायल के बस शक के आधार पर जेल में डाला जा सकता था। ये एक बहुत बड़ा धोखा था और इसने पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी। और इसी कानून के खिलाफ हो रहा एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक बन गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में हुई ये भयानक ट्रेजेडी कई भारतीयों के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न थी। अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और इसी माहौल में आज़ादी के संघर्ष में एक नए दौर की शुरुआत हुई। एक ऐसा दौर जिसका नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने देश के इस गुस्से को एक दिशा दी और शुरू हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन। ये भारत का पहला पैन इंडिया मास मूवमेंट था। मतलब पहली बार पूरे देश के लोग एक साथ खड़े हुए। लोगों से कहा गया कि ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार करें, उनके स्कूल, उनकी अदालतें, यहां तक कि उनका सामान भी। ये आंदोलन बहुत तेजी से फैल रहा था, मोमेंटम जबरदस्त था, लेकिन फिर अचानक इसे रोक दिया गया। तो सवाल यह है कि इतने सक्सेसफुल आंदोलन को आखिर क्यों रोका गया? इसका जवाब है चौरी चौरा की घटना। फरवरी 1922 में एक जगह पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई और वो हिंसक हो गई। जैसे ही गांधी जी को ये खबर मिली, उन्होंने फौरन पूरा आंदोलन वापस ले लिया। इससे पता चलता है कि वो अपने नॉन वायलेंस के सिद्धांत पर कितने अडिग थे। उनके लिए आंदोलन की सफलता से ज्यादा जरूरी था कि वो अहिंसक रहें। हाँ, आंदोलन तो रुक गया, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि विरोध की आंख ठंडी पड़ गई थी। नहीं, बल्कि अब प्रोटेस्ट का तरीका बदल रहा था। अब बात सिर्फ साइमन कमीशन जैसी चीजों के बहिष्कार तक सीमित नहीं थी। अब बारी थी दांडी मार्च जैसी डायरेक्ट सिंबॉलिक एक्शन की। और दांडी मार्च की खूबसूरती देखिए। नमक कितनी आम सी चीज है ना, पर गांधी जी ने इसी आम सी चीज को अपना हथियार बनाया। नमक कानून तोड़कर उन्होंने सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के इकोनॉमिक कंट्रोल और उनकी मॉरल अथॉरिटी दोनों को चुनौती दी।
ये जो 250 किलोमीटर की पदयात्रा थी, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी। ये ब्रिटिश राज के खिलाफ अवज्ञा का, सिविल डिसोबीडियंस का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गई। अब थोड़ा लेंस को वाइड करते हैं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई किसी एक इंसान या एक ग्रुप की कहानी नहीं थी। ये तो कई अलग अलग आवाज़ों का एक संगम था, जिनका लक्ष्य एक ही था। इस आंदोलन की असली ताकत इसकी डाइवर्सिटी थी। सोचिए, एक तरफ स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे किसान नेता थे जो जमीन पर किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना जैसे बड़े राजनेता थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर बहस कर रहे थे। सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। और पॉलिटिकल फ्रंट पर दो सबसे बड़े खिलाड़ी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। हाँ, दोनों की शुरुआत अलग अलग मकसदों से हुई थी, लेकिन वक्त के साथ ये दोनों ही आज़ादी की कहानी के बिल्कुल सेंटर में आ गए। लेकिन ये याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है कि इन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे इस लड़ाई की असली रीढ़ थे किसान, मजदूर और आदिवासी समुदाय। वो लोग थे जो अपनी ज़मीन, अपने हक और इंसाफ के लिए अनगिनत छोटी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही नेशनलिस्ट वेव का हिस्सा तो थे, पर धीरे धीरे उनके रास्ते और उनकी मंजिलें अलग अलग होने लगी। इन सब दशकों के संघर्ष, विरोध और दबाव का एक बड़ा नतीजा निकला 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए, ये पूरी आज़ादी नहीं थी, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसने प्रांतों को काफ़ी हद तक स्वायत्तता दी। सेल्फ गवर्नमेंट की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम था, और ये इस बात का पक्का सबूत था कि मास मूवमेंट्स का दबाव काम कर रहा था। तो आखिर में हम क्या टेक अवे ले सकते हैं? यही कि भारत का जो आइडिया है वो हमें किसी ने थाली में परोसकर नहीं दिया। इससे तो साझा संघर्ष की आग में गड़ा गया था। इसे बनाया था उन लाखों लोगों ने जिनकी आवाज़ें अलग थीं पर सपना एक था, आज़ादी। और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी देश की पहचान बनाने में इन अलग अलग आवाज़ों की क्या भूमिका होती है।